नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आज रविवार 3 जुलाई 2022 हमेशा की तरह प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम रहेगा। सप्ताह के दौरान जो प्रश्न आए हैं उनको संकलित कर उनमें से चयन कर विद्यापीठ के 2 कार्यकर्ता नियति सप्रे और मोहनलाल जी जोशी प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुकुल के प्रश्न रहेंगे, अर्थशास्त्र के विषय के प्रश्न भी रहेंगे। बारी बारी से एक प्रश्न गुरुकुल का, एक प्रश्न अर्थशास्त्र का, ऐसे हमारा यह प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रहेगा। पहले नियतिताई, आपका प्रश्न। ये प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्र के मुख्य मुख्य बिंदु जो प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़े जाने चाहिए वो क्या हो सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा और उपयोगी प्रश्न है। अर्थशास्त्र ये केवल सिद्धांत का शास्त्र नहीं है, यह व्यवहार का शास्त्र है। केवल सिद्धांत का शास्त्र नहीं पढ़ने वाले भी अर्थशास्त्र का व्यवहार तो करते ही हैं। तो अर्थ व्यवहार तो वन एंड ऑल सब कोई करते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र की व्यावहारिक शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। शिक्षा हमारी प्रारंभ होती है प्राथमिक अवस्था से। तो प्राथमिक स्तर पर बाल अवस्था के छात्र रहते हैं। बाल अवस्था में आदतें निर्माण होती हैं। उसके पूर्व ही संस्कार तो हो ही गए हैं। तो अर्थ व्यवहार के संस्कार और आदतें, इन दोनों को प्रमुख रूप में शिक्षा में जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए अर्थ व्यवहार को आदत में लाने के कुछ उदाहरण इस प्रकार के हैं कि अर्थ का अपव्यय नहीं करना, किसी भी पदार्थ को संभाल कर उपयोग में लाना, भोग करने के पदार्थों का अपमान नहीं करना। उदाहरण के लिए पानी पीने के लिए प्याले में लिया तो जितना पीना है उतना ही लेना, ताकि फेंकना न पड़े। पीने योग्य पानी को बनाने के लिए समाज का बहुत पैसा खर्च होता है। हम जब पानी फेंक देते हैं तो फिर उसका अपव्यय होता है, पानी का अपमान भी होता है और समाज को अर्थ की हानि होती है। ये आदत में आ जाना चाहिए कि पानी को हम फेंके नहीं। खाद्य पदार्थ को थोड़ा खाना और बाकी का फेंक देना, ये नहीं होना चाहिए। 7-8 वर्ष के बच्चों को हमने देखा है कि पेंसिल छीलने लगते हैं तो खेल खेल में आधी कर देते हैं। अब ये तो आर्थिक दृष्टि से हानिकारक आदत है। तो आदत में डालना, कोई भी चीज खोना, इसका अर्थ है पैसे का अपव्यय किया। नष्ट करना, खो देना, उसका अपव्यय करना, फेंकना, आदि सारी बातें आदत में न होना, यही प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा है। किसी भी वस्तु को संभाल कर रखना, इसकी भी आदत डालनी चाहिए। लिखने वाली पेंसिलें और जिसमें लिखा जाता है वे कापियाँ, उनको संभाल कर रखना, बस्ते को संभाल कर रखना, कपड़ों को खराब नहीं होने देना, जूतों को अच्छी तरह से रखना। 1 वर्ष में कितना ये सब चाहिए, तो कम से कम उसका उपयोग में लाना, ये सारा स्वभाव बन जाए, इतना आदत में आना चाहिए। उनको भी ऐसी बातें फिर सूझनी चाहिए। ये अर्थकरी शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा आयाम है। जी, गुरुकुल। वर्तमान में अनेक बंधु आते हैं और कहते हैं हमें हमारे बच्चों को विद्यालय में नहीं पढ़ाना है, गुरुकुलों में पढ़ाना है। और गुरुकुलों की संख्या उसके अनुरूप बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन गुरुकुल प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में आचार्य चाहिए।
आचार्य के बिना तो गुरुकुल चल नहीं चल नहीं सकते। सकते। बालक तो बहुत लालायित है, उनके अभिभावक भी बहुत लालायित है, लेकिन गुरुकुल चलाने के लिए आचार्य कहाँ से लाएंगे? आचार्य का निर्माण कैसे होगा? बात सही है, हमें चाहिए, लेकिन सबको चाहिए ऐसा देने की व्यवस्था हम नहीं करेंगे। ऐसा एक मानस हो गया है, इसका भी उपाय करना चाहिए। परिस्थिति तो ऐसी है ही, हमारे जैसे लोगों ने गुरुकुल के महिमा का बखान कर करके और मैकॉले की वर्तमान शिक्षा को गालियां दे दे करके लोगों को इसके लिए तो तत्पर कर दिया है कि अपने बच्चों को भी गुरुकुल में भेजने के लिए तैयार हो जाए। ये एक अच्छी बात है, परंतु आचार्य के बिना गुरुकुल नहीं चल सकते, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए पहली बात तो है कि लोगों में आचार्य बनने की इच्छा भी जागृत होनी चाहिए। जो लोग गुरुकुल का महिमा बखान कर रहे हैं, उन लोगों ने गुरुकुल चलाने के लिए आचार्य भी बनना चाहिए, इस विषय में भी समाज प्रबोधन करना चाहिए। दूसरी बात है, शिक्षकों का प्रबोधन होने की आवश्यकता है कि आप में से जो उत्तम श्रेष्ठ ऐसे शिक्षक हैं, उनको आचार्य बनने के लिए भी प्रस्तुत होना चाहिए। आज वर्तमान में जो शिक्षक हैं, उनको अपने आप को आचार्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए भारतीय शिक्षा के मूल तत्वों को समझना चाहिए और वास्तव में आचार्य किसको कहते हैं यह भी समझना चाहिए, और ऐसा होने के लिए सिद्ध होना चाहिए। जब तक आचार्य स्वेच्छा से तत्पर नहीं होते, तैयार नहीं होते, तब तक उनको आचार्य बनाया जा नहीं सकता है। ये पूर्ण रूप से स्वेच्छा का मामला है। हाँ, इच्छा जागृत हो इसलिए प्रेरित तो किया जा सकता है, तो ये प्रेरणा का और स्वेच्छा का मामला है। उसके बाद जो आचार्यों की शिक्षा का मामला है, तो इसके लिए आचार्य निर्माण के गुरुकुल शुरू होना चाहिए। आपने यदि अभी जो गुरुकुल का विषय चल रहा है उसके प्रारंभ के अध्यायों को सुना होगा, तो हम आचार्य जहाँ अध्येता के रूप में आते हैं, ऐसे आचार्य गुरुकुल की ही चर्चा शुरू की है कि एक आचार्य को पहले ज्ञात होना चाहिए कि गुरुकुल चलाना माने क्या करना है। ऐसे 3 बातें हुई कि जो लोग अपने बालकों को गुरुकुल में भेजना चाहते हैं, उनमें से कुछ लोगों की आचार्य बनने की भी इच्छा जागृत होनी चाहिए। दूसरा, वर्तमान में जो शिक्षक हैं, उनमें से कुछ लोगों को आचार्य बनने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। और तीसरा, ऐसे आचार्यों के लिए प्रथम गुरुकुल चलाना चाहिए। ऐसे आचार्य गुरुकुल में तैयार होकर जब आचार्य निकलने लगेंगे, तब वे आचार्य सही अर्थ में गुरुकुल चला सकेंगे, और तब समाज के इच्छुक लोगों को अपने बच्चों के लिए योग्य गुरुकुल मिलने लगेंगे। मुझे ऐसा लगता है। अर्थशास्त्र। हाँ, ये बुरहानपुर से प्रश्न आया है, पर इन्होंने बहुत ही प्रतिकूल प्रश्न पूछा है, इसलिए शायद नाम नहीं लिखा। ये बोल रही हैं, आपने बताया कि ऋण लेना भारतीय अर्थ परंपरा के अनुसार गलत है। ऋण लेना लज्जा का विषय बनाने तथा इससे सामान्य जन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? मुझे लगता है ये प्रतिकूल प्रश्न नहीं माना जाना चाहिए, और इसलिए उनको केवल इसी कारण से नाम नहीं देना ये भी उचित नहीं है। परंतु खैर, नहीं दिया है तो भी ये अनेक लोगों का प्रश्न हो सकता है। लोग ये भी पूछते हैं और तर्क देते हैं, जब ऋण इतना सुलभ है तो क्यों नहीं लेना चाहिए? ठीक है ना, घर यदि आज बन जाता है ऋण लेकर, तो क्यों 20 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? लोग ऐसा भी पूछते ही हैं। सब लोन पे ही चलता है। फेस्टिवल लोन मिलती है तब तो हद हो गई, वो तो सार्वत्रिक हो गया है विषय।
परंतु कर्जा लेना, ये इसका मूल सिद्धांत है आय से व्यय कम होना। यही सुख, संतोष, समाधान आदि का रास्ता है। ये टाइम टेस्टेड रास्ता है। परापूर्व से ऐसा सब सुज्ञजन कहते आए हैं। व्यवहार में हमें अनुभव भी हो रहा है। इसके लिए विपरीत वातावरण में लोगों को प्रेरित करना है तो क्रिया केवलम उत्तरम, पहले तो कृति करना चाहिए। ऐसे लोग निर्माण होने चाहिए, ऐसे लोग आगे आने चाहिए जो स्वयं कभी ऋण नहीं लेते हैं। अगर स्वयं ऋण लेते हैं और फिर बताते हैं कि ऋण लेना तो अच्छा नहीं है, तो इससे कोई प्रेरणा किसी को मिलेगी? ऐसा नहीं होगा। इसलिए कृति से ऋण नहीं लेना कितना अच्छा है, वो बताने वाले लोग आगे आने चाहिए। इसकी सभाओं में चर्चा होनी चाहिए। और नहीं लेना चाहिए ऐसा एक पक्ष है, परंतु नहीं लेने से व्यवस्था कितनी अच्छी चल सकती है इसके उदाहरण देना चाहिए। तो फिर घर चला, व्यक्ति को अपना जीवन चलाना, अपना घर चलाना, अपनी संस्था चलाना, ये सारे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और फिर इसकी व्यवस्था बनाना ये भी करना चाहिए। दूर का एक मुद्दा ऐसा है कि ऋण आधारित अर्थव्यवस्था करने से आभासी अर्थव्यवस्था निर्माण होती है, और आभासी अर्थव्यवस्था से समाज का दारिद्र्य बढ़ता है, समृद्धि नहीं। परंतु ये एकदम किसी के ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि आभास उसी को कहते हैं जो होता नहीं तो भी दिखता है, तो भी लगता है। इस आभासी वातावरण से, आभासी व्यवहार से मुक्त होने के लिए काफी धैर्यपूर्वक चिंतन किया हुआ होना चाहिए। ऐसा करके हम धीरे धीरे करके लोकमानस का प्रबोधन कर सकते हैं। गुरुकुल के विषय में जो आचार्य का प्रश्न आया, उनका ही एक प्रश्न और है। आचार्य बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो वर्तमान में संपूर्ण देश भर में बीएड कॉलेज आचार्य बनाने के लिए, शिक्षक बनाने के लिए चल रहे हैं, तो उनके माध्यम से ये काम शीघ्र हो सकता है या हम अपनी पद्धति से करेंगे तो कितना समय लगेगा? ये आज के लोग पूछते हैं, उसका ही प्रातिनिधिक प्रश्न है, कितना समय लगेगा? पढ़ने वाले को जितना समय लगेगा उतना समय लगेगा, पढ़ाने वाले का समय नहीं। पढ़ने वाले को जितनी जल्दी ग्रहण होगा उतनी जल्दी होगा। तो ये पढ़ने वाले के सापेक्ष है। दूसरा, आपने और गंभीर प्रश्न जो पूछा है कि आज की बीएड की या शिक्षक प्रशिक्षण की किसी भी पद्धति में भारतीय शिक्षा पद्धति का कोई भी सूत्र नहीं है। उसका मुख्य दोष यह है कि वह यांत्रिक है। पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले व्यक्ति की स्वेच्छा और स्वतंत्रता, उसकी क्षमता और उसकी रुचि, इसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। सारे पाश्चात्य यांत्रिक सिद्धांत अध्ययन अध्यापन की पद्धति को लागू किए जाते हैं। इसलिए ये ट्रेनिंग यंत्रों की ट्रेनिंग से कोई अलग होती नहीं है। भले ही वो रुचि की बात करे, भले ही वो पढ़ने जॉयफुल लर्निंग की बात करे, या गम्मत के साथ ज्ञान, या ऐसे कुछ भी बात करें, उनको मर्म नहीं समझता जिल्लापन का, उनको मर्म नहीं समझता स्वेच्छा और स्वतंत्रता का। इसलिए वर्तमान आचार्य शिक्षण, वो आचार्य शिक्षण है ही नहीं, टीचर ट्रेनिंग है। तो टीचर ट्रेनिंग ये आचार्य बनाने की पद्धति नहीं है। टीचर ट्रेनिंग में कितना भी खर्चा कर लो, कितनी भी साधन सामग्री लाओ, कितनी भी व्यापक व्यवस्था करो, आचार्य निर्माण होने की कोई संभावना
नहीं है। इस यांत्रिक व्यवस्था से मुक्त होकर यदि कोई जिंदा व्यक्ति, जिंदा इंटू इन्वर्टेड कॉमा, जो स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से, दायित्व बोध से, समाज का भला करने की दृष्टि से, ज्ञान की सेवा करने की दृष्टि से, समाज को सुसंस्कृत बनाने के लिए धर्म और संस्कृति के प्रति प्रामाणिकता से अगर कोई प्रयास करता है तो जरूर आचार्य निर्माण होंगे। दोनों बातों में, दोनों व्यवस्थाओं में बहुत अंतर है। ये उसी प्रकार से होने की बात है। जी, अर्थशास्त्र। यह है प्रश्न कि आत्मनिर्भर भारत के तहत वर्तमान केंद्र सरकार ने जो विकल्प तथा नीतियां प्रदर्शित की हैं, वे भारतीय अर्थशास्त्र के संगत हैं क्या? नहीं है तो उनमें क्या सुधार हो सकते हैं? नहीं है तो क्या सुधार हो सकता है, ये कठिन प्रश्न है। परंतु ये नीतियां और व्यवस्था के सुसंगत है कि नहीं, इसका उत्तर थोड़ा मिला जुला है। अगर व्यक्ति को समझ में आता है कि आत्मनिर्भरता क्या है, तो फिर व्यक्ति ये कर सकता है। उसमें सरकार चाहे तो अनुकूल बन सकती है, अपनी नीति को बदले बिना भी अनुकूल हो सकती है। परंतु आत्मनिर्भर बनने का इच्छुक व्यक्ति स्वयं होना चाहिए। आज वातावरण और व्यवस्था ऐसी बनी है कि बात आत्मनिर्भरता की होती है, लेकिन व्यक्ति सरकारी सहायता पर ही निर्भर करता है कि हाँ, ये सहायता मिलेगी तो मैं स्वतंत्र उद्योग स्थापित करूंगा। इनसे, सरकार से सहायता और स्वयं की स्वतंत्रता, ये दोनों बातें तो एक साथ में हो ही नहीं सकती। इसलिए व्यक्ति यदि समझता है कि आत्मनिर्भर होना क्या है तो फिर सरकार उसको फैसिलिटेट कर सकती है। ये तो आज भी हो सकता है और पूरे देश भर में सर्वत्र हो सकता है। और ऐसा यदि होता है तो वह बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। नीतियों में ये नहीं आ सकता, क्योंकि नीति बनाने वाले लोग स्वयं आत्मनिर्भर नहीं होते। इसलिए नीतियों की बात नहीं, व्यवहार की बात यदि करेंगे तो वो हो सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या बदल करना चाहिए, यह बात जरा अटपटी है। अर्थशास्त्र की शिक्षा, जैसे आपके पहले प्रश्न में था, प्रारंभ से देने का प्रारंभ होता है और कुटुंब आत्मनिर्भर बनने का विचार करते हैं और उस प्रकार से व्यवस्था करने लगते हैं, तो फिर ये बात एक पीढ़ी के समय में कुछ हो सकती है, क्योंकि भारत के स्वभाव में आत्मनिर्भरता है। इसलिए शिक्षा यदि उसके साथ साथ वैसी दी जाती है तो फिर ये काम हो सकता है। अंतिम प्रश्न, गुरुकुल से संबंधित एक अन्य प्रश्न आया है। वर्तमान में सभी गुरुकुल के श्रेष्ठ महत्व को तो समझने लगे हैं और इसलिए बहुत बड़ी संख्या में बालक आते हैं, परंतु गुरुकुल बिना सरकारी मान्यता के ही चलेंगे, ये भी बात वे जानते हैं। तो उनके मन में भी भय रहता है और हम सरकारी नियंत्रण से मुक्त भी रहे, बिना मान्यता के चलाएं, ये कैसे संभव है? वास्तव में विद्यालय या शिक्षा केंद्र या गुरुकुल भारत में तो सरकारी नियमन से, नियंत्रण से मुक्त ही होना चाहिए। ये केवल गुरुकुल के लिए नहीं, सभी विद्या केंद्रों के बारे में तो सत्य है। परंतु कटु वास्तविकता ये भी है कि आज ऐसी स्वायत्तता कहीं शिक्षा क्षेत्र में है ही नहीं। इसलिए सरकारी मान्यता के बिना गुरुकुल चलाना, ये गुरुकुल चलाने वाले का आग्रह बनना चाहिए। पहले तो सरकारी मान्यता नहीं देंगे तो कैसे चलाएंगे, ऐसा अगर मन में विचार आता है तो चलाना ही नहीं चाहिए।
सरकारी मान्यता हम ऐसा अच्छा चलाएंगे कि सरकार मान्यता देगी, फिर ऐसा जिसको विचार आता है उसने तो कभी भी गुरुकुल शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से ही गुरुकुल सरकार की मान्यता की अपेक्षा करके चल रहा है, इसलिए उसको भी नहीं चलाना चाहिए। सरकारी मान्यता के बिना गुरुकुल चलेगा, हम चलाएंगे, ऐसी जिसकी श्रद्धा और साहस है वे तो गुरुकुल शुरू करें। और शिक्षा क्रम ऐसा बनाइए, ये दूसरी भी बात महत्वपूर्ण है कि ऐसी शिक्षा चलाए, ऐसा शिक्षा क्रम अपनाए कि उस बालक को बड़ा होने के बाद अर्थार्जन के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए और पत्नी या पति मिलने के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त हो, वो उसको कोई उसमें बाधा ना आए, बल्कि उसकी स्थिति अच्छी बने, तो सब तो फिर सरकारी मान्यता और इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सरकारी प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी, सरकारी मान्यता, ये तो सब अर्थहीन हो जाएंगे, संदर्भहीन हो जाएंगे। ऐसा गुरुकुल चलाने की आवश्यकता है। तो मान्यता की अपेक्षा नहीं होना, बिना मान्यता के चलाएंगे ऐसा आग्रह होना, बिना मान्यता के ही चलाना चाहिए ऐसी श्रद्धा होना, ऐसा चलाने का साहस होना और ऐसा शिक्षा क्रम उसमें अपनाना कि जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षित लोग, गुरुकुल में शिक्षित लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो, अर्थार्जन के सारे अवसर प्राप्त हो और ज्ञान के प्रति निष्ठा उसमें पैदा हो। इतनी बातें होंगी तो धीरे धीरे स्वायत्तता और सरकारी नियमन से मुक्ति, ये बातें अपने आप सिद्ध होंगी। ऐसे ही गुरुकुलों की समाज को आवश्यकता है, ऐसे ही गुरुकुलों की शिक्षा के विषय में जानकार लोगों को प्रतीक्षा भी है। तो इसके साथ ही अपना प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। अगले रविवार को फिर नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक जुड़े रहें, चिंतन यात्रा में सहभागी बने। हम तीनों की ओर से सबको नमस्कार। नमस्कार।